हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 के 25 क्वेश्चन को डिस्कस। इसका पीडीएफ हम लोगों ने कल जो है वो टेलीग्राम पे डाला था, तो उसके क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो अब आप इसको टैली कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो था आपका अकाउंट्स का। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन केस इन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसमें था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड ओनली वर्किंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन। क्या ओनली वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। डीड में लिखा जाएगा, जिसका भी नाम होगा डीड के अंदर उसको रेम्युनरेशन मिलेगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा था, एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल। कोई भी फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है उसकी कोई गुडविल नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुडविल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सुपर नॉर्मल के बियॉन्ड जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो बेसिकली पार्ट बनता है किसका? गुडविल का। अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है या कोई फर्म ऐसी है या फिर कोई भी एंटरप्राइज ऐसी है जो फ्यूचर के अंदर नॉर्मल से बियॉन्ड कुछ पैसा कमाएगी, तो उसकी जो है वो क्या है? गुडविल है। तो फर्स्ट का आंसर जो बनता है वो क्या है? सेकंड। नेक्स्ट, विच वन द फॉलोइंग इज आर कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक फर्म जो है वो एक ही सामान के जो है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट चार्ज करती है, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इनमें से बताना है कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहला, फर्म मस्ट है तो मोनोपोली पावर, फर्म की मोनोपोली पावर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग मार्केट में जो है प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग होनी चाहिए। एंड मार्केट मस्ट बी सेपरेबल, मार्केट जो है वो क्या हो? सेपरेबल हो, मतलब एबल टू सेग्रीगेट, जिसको अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नहीं सर, अगर फ्री एंट्री एग्जिट हो जाएगा तो फिर वहां पे आपकी मोनोपोली पावर ही नहीं होगी, और अगर मोनोपोली पावर नहीं होगी तो नेचुरल बात है वहां पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो आंसर आएगा ए, बी एंड सी, 4। नेक्स्ट बोलते हैं, व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटी, जब फॉरेन करेंसी की एसेट और लायबिलिटी जो है वो मैच करती है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, वो मैच करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी, इट इज डिस्क्राइब्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? जब वो अपने आप ही जो है वो क्या करते हैं? मैच कर जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? नेचुरल हेज। तो क्वेश्चन क्या था, जब फॉरेन करेंसी में मिलने वाली आपकी एसेट और लायबिलिटी जो है वो मैच कर जाए इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, अपने आप ही आपके एक्सपोजर से क्या करके मैच कर गई, तो उसको बोलते हैं कि वो क्या हो गया? नेचुरली हेजिंग हो गया है। आगे, एज पर सेक्शन 80G डोनेशन का सेक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल फॉर एनी कैश डोनेशन। कैश डोनेशन की मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो कितनी है? अप टू ₹2000। कैश के अंदर ओनली ₹2000 तक की जो है वो अलाउड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इनमें से कौन सी स्टेज, पीएलसी की किस स्टेज के अंदर एक कंपनी रिड्यूस द सेल प्रमोशन, कंपनी जो है वो सेल प्रमोशन के ऊपर खर्चे को क्या करती है? कम करती है, एडवांटेज लेने के लिए हैवी कंज्यूमर डिमांड का। तो वो होता है किसमें? ग्रोथ में। जब स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन हो गया, जो सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ का, ग्रोथ के अंदर कंपनी ऐसे करती है, कंपनी जो है वो क्या करती है? सेल प्रमोशन के खर्चे को कम करती है, और उस टाइम पे कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी उसको जो है वो डिमांड को, उस मैक्सिमम हैवी डिमांड का बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड, बोल तो ग्रोथ। इफ एन एस्टिमेटेड कोब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर वहां पे दिया है, मतलब एक फंक्शन दिया Q इज इक्वल टू 10 K की पावर 06 L की पावर 08, तो ये बताओ ये कौन सा रिटर्न ऑफ स्केल को जो है वो डिनोट करता है? तो ये है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ 0.6 प्लस में 0.8, इन दोनों का जोड़ जो वो 1 से क्या है? ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर ये होता इक्वल टू 1 तो होता वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर ये लेस देन 1 होता तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 का ए। नेक्स्ट, दिस स्ट्रेटजी ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, ये स्ट्रेटजी होती है अलग अलग तरह की। डिफेंस की स्ट्रेटजी होती है जो लीडर अडॉप्ट करते हैं अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए। तो फ्लैंकिंग डिफेंस हो गया, प्रीएम्प्टिव डिफेंस हो गया, मोबाइल डिफेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड डिफेंस हो गया, एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस हो गया। इज यूज बाय विच मार्केट प्लेयर, ये किस मार्केट प्लेयर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है? तो ये आपके जो मार्केट लीडर होते हैं, बी, मतलब बी का मतलब यहाँ पे ये 7th का बी हो गया, मार्केट जो लीडर होते हैं उनके द्वारा ये सारी डिफेंसिव की जो स्कीम्स हैं या डिफेंसिव की जो स्ट्रेटजी है वो इस्तेमाल की जाती है अपने मार्केट शेयर को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। तो ये क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे सारा दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना। डिफेंसिव मार्केटिंग वैसे बता दिया, रेफर टू द एक्शन ऑफ ब्रांड स्पेशली मार्केट लीडर। कौन लेता है? जो ब्रांड का जो मार्केट लीडर होता है वो ये सब एक्शन लेते हैं, क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्रांड को और मेंटेन करने के लिए अपनी पोजीशन को। ये बात ध्यान रखना। तो ये मैंने आगे सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख लेना। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, बोल तो मार्केट लीडर। नेक्स्ट, एनपीवी एंड आईआरआर। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जो आईआरआर मेथड है कैपिटल बस्टिंग का, यील्ड
कन्फ्लिक्टिंग आउटकम, ये लेके आते हैं कन्फ्लिक्टिंग आउटकम ड्यू टू, किस वजह से ये कन्फ्लिक्टिंग आउटकम लेके आते हैं, तो मतलब इनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा, तो किस वजह से आएगा। तो सबसे पहला अनकन्वेंशनल कैश फ्लो, क्या इस वजह से आएगा अनकन्वेंशनल कैश फ्लो का? नहीं सर। इन्वेस्टमेंट साइज की वजह से फर्क आएगा। इन्वेस्टमेंट लाइफ की वजह से फर्क आएगा। कैश फ्लो पैटर्न की वजह से आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी, सी एंड डी बोले तो 4। EPRG, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है सिंपल सा सेकंड, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। When sampling is done without replacement, जब सैम्पलिंग की जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला जो है फिर वहां पे हो जाएगा जी आपका क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में अंडर रूट n इनटू अंडर रूट कैपिटल N माइनस में स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N माइनस में 1 सेकंड। In continuous compounding in the time it taken to double the grossly follow rule number 69 if it can change to discrete compounding, अगर उसको चेंज करें डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में तो वो क्या हो जाएगा? 2 ही रूल होते हैं, एक होता है 69 और एक होता है कौन सा? 72, तो वो हो जाएगा रूल ऑफ 72। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है इन द मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मॉडल यूनिमॉडल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे कौन सा इनमें से जो है वो ट्रू होता है? बहुत बार हमने करा भी है वो इक्वेशन, आपको मैंने बताया था। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड। आगे द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्ट द रेबल हाइपोथेसिस, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है उसने रिजेक्ट कर दिया किसको? रेबल हाइपोथेसिस को, बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, उसने क्या आर्गुमेंट जो है वो इसके लिए दिया? तो इन्होंने ये बोला था कि वर्कर जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, तो आंसर इसका फर्स्ट रहेगा। वैसे मैंने नीचे लिखा भी है, रेबल हाइपोथेसिस मीन्स दैट वर्कर आर ए डिसऑर्गेनाइज्ड रेबल ऑफ इंडिविजुअल, ईच वन इज टू प्रमोट हिज सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, मतलब वहां पे उसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मनी मेकिंग जो है उसका अपना मोटिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड मैनेजमेंट आर अचीव व्हेन द इंडिविजुअल आर इंप्रेस्ड अपॉन टू एक्ट एंड बिहेव एज द मैनेजमेंट विशेस देम टू डू, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा? 13 का फर्स्ट। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन के लिए करेक्ट नहीं है? बोलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है ओरिजिन पे, कहां इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंड करता है स्केल पे, इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंड करता है ओरिजिन और उस पे, नहीं, दोनों से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? बिल्कुल। इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल? बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा? कौन सा इनमें से जो है वो नोट करेक्ट नहीं है? तो ए बी सी थर्ड, 14 का थर्ड, मतलब ये जो है तीनों बातें करेक्ट नहीं है। इन मार्केटिंग इन द डीएसए स्टैंड्स फॉर, जो डीएसए है वो स्टैंड्स फॉर, मतलब डीएसए जो है वो क्या होता है? डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। थर्ड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस डेबिटेड टू पेड, इनमें से कौन सा एक्सपेंस जो डेबिट तो कर दिया पेड अकाउंट में बट बाद में इनकम टैक्स में क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो कौन सा? जनरल एक्सपेंस, क्या रिडक्शन मिलती है? पर्सनल एक्सपेंस की नहीं मिलती। एक्सपेंस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम नहीं मिलती। चैरिटी डोनेशन की सर 80G के रिडक्शन मिलती है, यहां पे नहीं मिलती। तो आंसर क्या आएगा? बी, सी एंड डी सेकंड। The going concern concept is in underlying basis for, going concern concept जो है वो क्या बोलता है? सर going concern वो ये बोलता है कि फर्म जो है वो लंबे समय तक क्या करेगी? काम करती रहेगी, और इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं? The going concern concept is the underlying basis for depreciating the fixed asset over their useful life। 17 का आएगा थर्ड, कि डेप्रिशिएट करेंगे एसेट्स को उसके यूजफुल लाइफ के दौरान। ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा अमाउंट जो है वो हम लोग चार्ज कर लेंगे पीएनएल अकाउंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज, इनमें से कौन सा जो है वो पोजिशनल एवरेज है? पोजिशनल एवरेज जो है वो जनरली हमारे दो होते हैं, एक होता है आपका मीन और एक होता है कौन सा? मीडियन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसमें? सॉरी, मीडियन और एक मोड, क्योंकि दोनों पोजीशन बताएगा। मीडियन मिड वैल्यू बताएगा और मोड जो है वो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो बताता है। तो यहां पे आंसर आएगा 18 का बी और सी फर्स्ट। इन लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन एल जो है वो क्या है? एल को कंसीडर करते हैं, ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, मतलब बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होता है, ये ध्यान रखना। एल इज कंसीडर्ड एज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे मैचिंग करना है, बैंकिंग का क्वेश्चन था। मेजनाइन कैपिटल जो है वो कौन सी होती है? सी सबऑर्डिनेट एक्स्ट्रा कैपिटल होती है, मेजनाइन फाइनेंसिंग होती है एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है। और प्रेफर्ड इक्विटी डेट अलाउ द फर्म टू बोरो एडिशनल कैपिटल बियॉन्ड द लेवल आर विलिंग टू फिनांस थ्रू द बैंक लोन। तो ए का हो गया 4। प्राइवेट इक्विटी कौन सी होती है? इट इज द स्पीडी सोर्स है ऑफ फिनांस का, मतलब जल्दी से जल्दी मिल जाती है। लेस रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी एनवायरमेंट ऑफ द डेट एंड कैपिटल मार्केट। जीडीआर क्या होता है? इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंटल इशूड
by an overseas market and enlisted and traded on the बोर्सी मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऑन द ओवर द काउंटर बेसिस। और वेंचर कैपिटल कौन सी होती है? इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, एम्ब्रेस बाय द हाई नेटवर्थ एंड हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर। तो इसका आंसर जो बनेगा आपके 20th का वो बनेगा सी। सरचार्ज ऑफ 10% का सरचार्ज लगे इस पेबल बाय द इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए। तो आंसर जो बनेगा 21 का 3। गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहला ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट होती है। जी बिल्कुल, ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलेगी तो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, ये सही है। ग्रेचुटी रिसीव बाय द लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय को अगर कोई ग्रेचुटी मिलती है वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट होती है। दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है? सही है। तो फर्स्ट आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। What is the probability that a random chosen card, एक रैंडमली आपने जो है वो एक कार्ड को सिलेक्ट किया फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड विल इधर भी वो किंग है या फिर वो स्पेड है। तो कैसे करोगे? देखो अगर नंबर ऑफ किंग अगर हम बात करें टोटल मिला के कितने? 4, एक हार्ट का है, एक स्पेड का है, एक क्लब का और एक डायमंड का। नंबर ऑफ स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। ओके, तो आपको बताना है नंबर ऑफ किंग एंड स्पेड कार्ड जो है अगर इकट्ठा लेके चलो तो कितने हो गए? 16। ठीक है, क्योंकि 4 तो किंग के हो गए और 13 कार्ड किसके होते हैं? स्पेड के। लेकिन उस स्पेड के कार्ड में एक आपका कौन सा है? किंग का भी है। हाँ जी, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 16/52। मतलब आपने क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी किसकी? रैंडम चूजन कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड विद इधर विद द किंग, या तो किंग है या फिर स्पेड है। तो 52 में से आपको बताना है किंग या स्पेड। तो किंग आपके 400 है, स्पेड आपके 13, लेकिन इनमें से एक कॉमन भी है। तो कितने हो गए? 16। 16/52। 16/52 करोगे तो मतलब 4/13 तो कितना हो गया? 0.3077। फर्स्ट आगे अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर इन द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये प्रोसीजर होता है, इसको आप जो है वो अरेंज करो। सबसे पहले क्या होता है? हम रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स की साइट पे, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? लॉगिन करेंगे, फिर अपनी जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे, उसका ई फाइल करेंगे और लास्ट में वेरिफिकेशन करते हैं। तो 24 का आंसर जो बनता है इसके हिसाब से वो बनेगा डी। और लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग द कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है? सही है। सबसे पहला ए कस्टमर कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग द कस्टमर वैल्यू। ए कंपनी कैन गो अलोन अगर बात करेंगे, एक मिनट रुकना। एक कंपनी कैन गो अलोन, क्या कंपनी अकेले काम करती है कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने में? नहीं, कंपनी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी की वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। तो ये तो क्या हो गया? गलत। कंपनी मस्ट वर्क विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर टू अकॉम्प्लिश द कस्टमर वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। कंपनी जो है ब्रॉडर नेटवर्क के ऊपर जो है वो क्या करती है? काम करती है कस्टमर वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड कंपीट। इंडिविजुअल कंपनीज और ब्रांड कंपीट करते हैं, देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट। ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरा एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जो है वो क्या करता है? आपस में कंपीट करता है। इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड डोंट कंपीट, देयर एंटायर वैल्यू नेटवर्क कंपीट। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और लास्ट जो है वो क्या बोलता है कि वैल्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन कॉस्ट, वैल्यू जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन कॉस्ट ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट एंड द लोअर द कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। जितना आपका प्रोडक्ट सर्विस अच्छा होगा उतना कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये भी क्या है? सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी, डी एंड ई बोले तो 4। लो जी, ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, आप इसको आप कीजिएगा। ओके, और इसको मैच कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे। अब हम लोग जो है वो यूनिट वाइज जो है पूरे यूनिट के और क्वेश्चन जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे एक ही क्लास के अंदर जो उसके इंपॉर्टेंट 100-150 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये आप कर लो पहले एक बार। अब वो भी हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, मतलब कल से ही, इनफैक्ट क्या पता आज से हम शुरू कर देंगे उसको। ठीक है ना? चलो ये करो, उस वीडियो में मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।